गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग गाइस। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कैश फ्लो की पहली क्लास। तो मोस्ट प्रोबेबली इसके अंदर अपन कवर करेंगे एक तो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट और एक कवर करेंगे अपन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इसके अंदर तीन तरह की एक्टिविटी होती है। पहली होती है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दूसरी होती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और तीसरी होती है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो आज अपन कवर करेंगे बेटा कैश फ्लो का एक तो थ्योरेटिकल पोर्शन और एक कवर करेंगे ऑपरेटिंग वाला। ठीक है, अब समझना बेटा कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है। कैश फ्लो स्टेटमेंट बेसिकली वो स्टेटमेंट होता है जो आपके पूरे बिजनेस में कैश के इनफ्लो और कैश के आउटफ्लो को दिखाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई भी चीज सेल करते हो, लेट सपोज कि आपने गुड सेल करी, तो उस सेल से जो आपको पैसा मिला है ना, वो आपके लिए इनफ्लो है। ठीक है, उसी तरीके से अगर आपने गुड्स परचेज करी, तो परचेज करने से क्या हुआ बेटा, परचेज करने से आपके लिए वो आपका आउटफ्लो बन गया, पैसे का बाहर जाना। ठीक है बेटा, तो चलो अपना नोट्स खोलो, नोट्स को गो थ्रू करते हैं। सबसे पहले समझो बेटा, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट शो द इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड। स्पेसिफिक पीरियड मतलब बेटा ये आपके एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए बनाया जाता है। एक पर्टिकुलर पीरियड में आपका कितना इनफ्लो हुआ है और कितना आउटफ्लो हुआ है वो जानने के लिए बनाया जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ। इट हेल्प्स एनालाइज द लिक्विडिटी पोजिशन। मेरी बात समझो, जब इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये कैश के फ्लो को दिखाता है, मतलब लिक्विडिटी के फ्लो को दिखाता है। ओके बेटा, और लिक्विडिटी के नाम पे सिर्फ कैश ही नहीं होता, कैश इक्विवेलेंट भी होते हैं जो अपन आगे पढ़ेंगे कि वो एक्चुअली होते क्या है। ठीक है, it helps analyze the liquidity position of a business by categorizing cash movement into 3 activity। यहां पे ना बेटा अपनी 3 एक्टिविटीज निकल के आती हैं। पहली होती है ऑपरेटिंग, दूसरी होती है बेटा इन्वेस्टिंग और तीसरी होती है आपकी फाइनेंसिंग। ये पकड़ो बेटा, इससे पढ़ो। ठीक है, अब समझो ऑपरेटिंग का मतलब क्या होता है। ऑपरेटिंग का बहुत सिंपल सा मतलब है कि आप किस चीज में बिजनेस करते हो, आप किस चीज में ऑपरेट करते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा बिजनेस जो अपने किराना स्टोर होता है वो वाला है, तो एक बात बताना, मैं कोई प्रॉपर्टी बेच देता हूँ तो क्या वो मेरा ऑपरेटिंग इनकम होगा? वो मेरा ऑपरेटिंग इनकम नहीं होगा, क्योंकि ऑपरेशन जो मैं मेन जो मेरा बिजनेस है, मेरा धंधा कहीं का है, किराने का, तो उस धंधे से हुआ हुआ जो प्रॉफिट होगा ना बेटा, उस धंधे से हुआ हुआ जो मोमेंट होगा कैश का, वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में काउंट होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने घी खरीदा बेचने के लिए, तो वो घी खरीदने के लिए मेरे को पैसे देने पड़े। दैट मनी जो आउटफ्लो हुआ वो रिकॉर्ड होगा ऑपरेटिंग में। ठीक है बेटा, और वही घी बेचने से जो मुझे पैसा मिला है वो पैसा कहाँ काउंट होगा? ऑपरेटिंग में। लेकिन ऑन दी अदर साइड, अगर मैं फॉर एग्जाम्पल प्रॉपर्टी बेच रहा खरीद रहा हूँ, मेरा काम प्रॉपर्टी बेचने खरीदने का नहीं है, लेकिन मैं प्रॉपर्टी बेच रहा खरीद रहा हूँ ना, तो वो मेरा ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो आउटफ्लो नहीं होगा। वो कैश का मूवमेंट तो हो रहा है, लेकिन वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में काउंट नहीं होगा। समझ में आया बेटा? इसे पढ़ो। ऑपरेटिंग एक्टिविटी, मेन बिजनेस ऑपरेशंस, ठीक है, दैट इज कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स, कैश पेड टू सप्लायर। आपका मेन बिजनेस का ऑपरेशन होता है ना, उससे आया गया पैसा ही आपके लिए ऑपरेशनल एक्टिविटी में आता है। तो यहां तक आपको क्लियर हुआ बेटा कि ऑपरेशनल एक्टिविटी क्या होती है। ठीक है, सेकंड आता है बेटा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या होती है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बाइंग और सेलिंग एसेट एंड इन्वेस्टमेंट। अब आप मेरी बात समझो, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना बिल्डिंग खरीदने बेचने का, ठीक है, वो एग्जांपल आता है आपका इन्वेस्टमेंट में। फॉर एग्जांपल आपने एक बिल्डिंग खरीदी, ठीक है बेटा, वो आपका ऑपरेशनल नहीं है, वो आपका इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, और उस बिल्डिंग को खरीदने के लिए जो आपने पैसा दिया है वो आपका कैश आउटफ्लो है। ठीक है, अब उसी बिल्डिंग को जब आप बेच दोगे ना बेटा, तो उससे कोई भी प्रॉफिट हो रहा है नहीं हो रहा है वो बात की बात है, लेकिन उस बिल्डिंग को बेचने पे जो पैसा आ रहा है वो है तो कैश इनफ्लो, लेकिन वो आपका ऑपरेटिंग नहीं है, वो आपका इन्वेस्टमेंट के थ्रू आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए उसको कहाँ पे लिखोगे बेटा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। ठीक है, उसमें एग्जांपल देखो बेटा, परचेज ऑफ मशीनरी, सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है,
इसी तरीके से परचेज ऑफ बिल्डिंग, सेल ऑफ बिल्डिंग। ओके, अब आते हैं फाइनेंसिंग में। फाइनेंसिंग मतलब बेटा आपका पैसा आपने किसी से लिया है या किसी को उधार पे दिया है, ठीक है, और उस पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड एक्टिविटीज भी फाइनेंसिंग में आ जाएंगी। समझना मेरी बात, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी थी ना, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में अगर आपने कोई शेयर्स खरीदे हैं, ठीक है, वो शेयर्स आपने खरीद लिए, तो मेरे को एक बात बताओ, शेयर्स पे आपको डिविडेंड मिलता है, तो वो जो डिविडेंड मिला है ना, वो डिविडेंड भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट होगा, ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब वहीं आपने अगर पैसा उठाया है किसी से, डिबेंचर्स, तो डिबेंचर्स पे आप इंटरेस्ट पे करते हो, तो बेटा दैट पेमेंट, जो इंटरेस्ट का आपने पेमेंट दिया है ना, वो आउटफ्लो है, ठीक है, और वो इंटरेस्ट का पेमेंट किसका पार्ट होगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का। अब आपके पास, आपको ये क्लियर हुआ कि ये तीन चीजें आपका एक कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाती है, और इन तीन चीजों से आपको पता चलता है कि आपका ऑर्गेनाइजेशन का लिक्विडिटी कहाँ कहाँ पे इन्वॉल्व है और कहाँ कहाँ पे ये आ रहा है और जा रहा है, ठीक है। ओके, अब गाइस आते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग कैश बुक, सॉरी कैश फ्लो स्टेटमेंट। मेरी बात समझना, दो मेथड्स होते हैं, एक होता है डायरेक्ट मेथड और एक होता है इनडायरेक्ट मेथड, ठीक है, लेकिन तुम्हारे लिए सिर्फ इनडायरेक्ट मेथड ही है अकॉर्डिंग टू सीबीएस, ठीक है बेटा। देखो यहाँ पढ़ो, इनडायरेक्ट मेथड स्टार्ट विद नेट प्रॉफिट। ध्यान रखना बेटा जब कोई चीज नेट प्रॉफिट से शुरू हो रखी है, विच मीन्स इसमें बहुत सारी चीजें ऐड और लेस हुई होंगी, कई सारी ऐसी चीजें ऐड लेस हुई होंगी जिसका कैश से कोई लेना देना ही नहीं है। फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन, आपने नेट प्रॉफिट कैसे आया होगा, ग्रॉस प्रॉफिट में से डेप्रिसिएशन लेस किया होगा बेटा, पर क्या डेप्रिसिएशन से पैसा आया गया, बट फिर भी आपका प्रॉफिट कम हो गया, तो टेक्निकली नेट प्रॉफिट में वापस से डेप्रिसिएशन ऐड होना चाहिए ना, हमें पता तो लगे कि हमारे पास एक्चुअल कैश कितना है। क्या नेट प्रॉफिट हमें एक्चुअल कैश की कंडीशन दिखा रहा है? क्यों नहीं दिखा रहा? क्योंकि उसमें कई सारे ऐसे नॉन कैश आइटम हैं जो बिना बात लेस हुए हैं, हो सकता है कई सारे ऐसे हैं जो बिना बात ऐड भी हुए हैं, तो अब धीरे धीरे हम आगे समझेंगे क्या क्या है, ठीक है बेटा। इनडायरेक्ट मेथड स्टार्ट विद नेट प्रॉफिट एंड एडजस्ट फॉर नॉन कैश ट्रांजेक्शन एंड वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ठीक है, ये आपका सीबीएसई में सबसे ज्यादा यूज लिया जाने वाला मेथड है, टेक्निकली ये मेथड आता है, ठीक है बेटा। अब आते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश इक्विवेलेंट मतलब कैश के बराबर ही जिसको माना जाएगा, है ना, ऐसी चीज जो बहुत जल्दी लिक्विडेट कर दी जा सके। कैश तो होता ही लिक्विड फॉर्म है, ठीक है, लेकिन कोई ऐसी चीज जो एक दो दिन में ही लिक्विड हो जाए तो वो भी कैश के बराबर ही हुई, या फॉर एग्जाम्पल थोड़ा ज्यादा पीरियड ले लो लेकिन है तो कैश के बराबर ही, ठीक है। देखो बेटा पढ़ो इसे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट रेफर्स टू हाईली लिक्विड एसेट, ऐसी एसेट जो बहुत जल्दी लिक्विड हो सके, मतलब बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट करी जा सके, ठीक है बेटा। दैट कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश विद अ शॉर्ट पीरियड, ऑब्वियसली शॉर्ट पीरियड होना जरूरी है, लॉन्ग पीरियड में अगर आप कन्वर्ट कर रहे हो तो फिर वो कैश इक्विवेलेंट हुआ कैसे, ठीक है। यूजुअली 3 मंथ और लेस, मतलब आपके पास एक टाइम पीरियड आ चुका है कि 3 महीने या 3 महीने से कम में वो कैश में कन्वर्ट करी जा सके, ठीक है। तो कोई भी ऐसी एसेट जो 3 महीने के अंदर अंदर आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, उसको किस में काउंट करोगे, कैश इक्विवेलेंट में, ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, कैश इक्विवेलेंट में काउंट करोगे। These are used by businesses to meet short-term financial obligations. आपने बिल्स ऑफ एक्सचेंज का नाम सुना है ना बेटा, ठीक है, आपने नाम सुना है लेकिन सीए फाउंडेशन वाले बच्चों ने वो पढ़ा है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, ये हाईएस्ट 3 महीने तक रहता है, ठीक है, तो मतलब ये बहुत जल्दी लिक्विडेट हो सकता है, ठीक है। एक और चीज बिल्स आपको जब फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है ना, तब भी आप एक दूसरे पे बिल लिख सकते हो, ठीक है, तो ये बहुत जल्दी इजीली कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है, तो ये भी आपका एक फॉर्म हो गया कैश इक्विवेलेंट का। आगे बढ़ते हैं बेटा, कंपोनेंट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। सबसे पहले है बेटा कैश इन हैंड, ठीक है, ऑब्वियसली ये तो हाथ में ही पैसा पड़ा है। कैश एट बैंक, ये भी तो हाथ में ही पड़ा हुआ पैसा है, और है क्या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट क्या होता है बेटा, हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट विद अ मैच्योरिटी पीरियड और ऑफ 3 मंथ और लेस। फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई कंपनी के शेयर खरीदे, मेरा इंटेंशन उसको 3 महीने रखने का ही है या 3 महीने से कम रखने का ही है, तो मेरे लिए क्या वो कैश इक्विवेलेंट हुआ या नहीं हुआ,
हुआ। और वहीं अगर मैं उस शेयर को साल भर से ज़्यादा रखना चाहता हूँ तो क्या वो कैश इक्विवेलेंट हुआ? नहीं हुआ। ठीक है। एग्जाम्पल, ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर्स, फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट ऐसे जो मेच्योर हो जाए विद इन 3 मंथ्स। ध्यान रखना बेटा, ये टाइम लिमिट इंपॉर्टेंट है 3 मंथ्स वाली। ओके। अब आते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट पे। बैंक ओवरड्राफ्ट इफ रीपेबल ऑन डिमांड। ठीक है। कंसिडर अ पार्ट ऑफ कैश क्रेडिट कार्ड्स। हर महीने बिल आता है उसका, आपको पेमेंट करना होता है, पर वो आपको लिक्विडिटी देता है नहीं देता है। ठीक है। एग्जाम्पल, अ कंपनी हैज अ बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी फॉर 1 लाख दैट इट कैन यूज एनी टाइम। भाई बैंक ने उनको फैसिलिटी दे रखी है 1 लाख का ओवरड्राफ्ट करने की, वो कभी भी काम में ले सकते हैं, पर क्या बैंक उसको 3 महीने से ज्यादा छोड़ेगा? वो तो बिल भेज देगा ना विद इंटरेस्ट, है कि नहीं? अब समझो किन किन चीजों को आप कंसिडर नहीं करोगे कैश इक्विवेलेंट के लिए। ठीक है, समझ में आ रहा है गाइस? चलो, सबसे पहले आता है बेटा फिक्स डिपॉजिट विद अ मैच्योरिटी ऑफ मोर देन 3 मंथ्स। हमने यही समझा है कि 3 महीने, है ना, 3 महीने से ज्यादा की कोई भी चीज हम उसे कैश इक्विवेलेंट नहीं मानेंगे, और ना ही हम उसको कंसिडर करेंगे कि वो बहुत जल्दी लिक्विडिटी में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो कोई भी ऐसी चीज जो 3 महीने से ज्यादा है वो कैश इक्विवेलेंट नहीं है। ठीक है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, अरे भाई हमने 5 साल के बॉन्ड इसमें देख रहे हैं ना बेटा, बॉन्ड्स मैच्योरिंग इन 5 ईयर्स, 5 साल तक सोच के बैठे, उसको कहां से लिक्विड मान लें? ठीक है। इन्वेंट्री, एज इट कैन बी क्विकली कन्वर्टेड इनटू कैश। मेरी बात समझना बेटा, आपके पास इन्वेंट्री बड़ी है, इन्वेंट्री वो इन्वेंट्री लिक्विडिटी में मानी जा सकती है जो इन्वेंट्री रेगुलर बिक रही है। लेकिन फॉर एग्जांपल आपका ना टेक्सटाइल का बिजनेस है या रेडीमेड गारमेंट्स का बिजनेस है, आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि एक जीन्स की किसी भी तरह के कपड़े की एक फैशन आता है, किसी भी तरह के कपड़े का उसका फैशन उतनी जल्दी चला भी जाता है, बट अगर किसी के पास वो डेड स्टॉक पड़ा रह गया तो अब मुझे एक बात बताओ, क्या वो डेड स्टॉक बिकेगा? चांस ही नहीं है, क्योंकि लोग नहीं लेंगे। किसी टाइम पे स्किनी जीन्स आती थी, ठीक है, बूट कट्स आते थे, बहुत कुछ चलता था, नहीं चलता है, कई बार बहुत ज़्यादा चलने लग जाता है। ट्रेंड के अकॉर्डिंग अगर कोई इन्वेंट्री रख रहा है तो उसके लिए फिर दिक्कत है, क्योंकि वो बिकना बहुत मुश्किल है। समझ में आ रहा है बेटा? ठीक है। तो अगर कोई इन्वेंट्री जो बिक ही नहीं रही है उसको कैसे कैश इक्विवेलेंट मानोगे? वो तो बिक ही नहीं रही ना, कैश में कन्वर्ट ही नहीं हो रही है। ठीक है। क्या यहाँ तक क्लियर हुआ सब कुछ? कोई डाउट बेटा? पक्का? चलो, अब समझो नॉन कैश ट्रांजैक्शन क्या होता है। ठीक है, नॉन कैश ट्रांजैक्शन मैंने सबसे पहले एक एग्जांपल दिया था डेप्रिसिएशन का, याद है ना? डेप्रिसिएशन का ट्रांजैक्शन का मैंने वो बताया था कि डेप्रिसिएशन में तो एक्चुअली कहीं पैसा जा ही नहीं रहा ना, फिर भी यू आर कंसीडरिंग इट लॉस, कि वो लॉस है। ठीक है। अब देखो नॉन कैश ट्रांजैक्शन क्या होता है। नॉन कैश ट्रांजैक्शंस आर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन दैट डू नॉट इन्वॉल्व डायरेक्ट कैश फ्लो। इसमें किसी भी तरह का कैश फ्लो इन्वॉल्व नहीं होता। क्या डेप्रिसिएशन में कैश फ्लो इन्वॉल्व है बेटा? नहीं है। ठीक है। और ना ही कोई आउटफ्लो इन्वॉल्व होता है। ठीक है, ना तो इनफ्लो इन्वॉल्व होगा ना ही आउटफ्लो इन्वॉल्व होगा। दीज ट्रांजैक्शन अफेक्ट द फाइनेंशियल पोजीशन, लेकिन फिर भी आपकी फाइनेंशियल पोजीशन पे इंपैक्ट डालता है, नेट प्रॉफिट कम कर देता है। ठीक है, कल को डेप्रिसिएशन होता ही नहीं तो आप उसको उसके डेबिट साइड लिखते ही नहीं, और डेबिट साइड नहीं लिखते तो आपका नेट प्रॉफिट बड़ा हुआ शो होता बेटा। ठीक है। of a business but are not recorded in the cash flow statement because they do not impact cash or cash equivalent। पर क्या डेप्रिसिएशन कैश में इम्पैक्ट डालता है? नहीं डालता, क्योंकि कैश ट्रांजैक्शन है ही नहीं, और जब कैश ट्रांजैक्शन है ही नहीं तो आप उसको रिकॉर्ड करोगे ही नहीं। लेकिन आपका ना, अपन ने पढ़ा इनडायरेक्ट मेथड में स्टार्टिंग नेट प्रॉफिट से होता है, तो जब स्टार्टिंग ही नेट प्रॉफिट से हो रहा है और जो नेट प्रॉफिट आया हुआ है, मुझे एक बात बताओ, क्या उसमें डेप्रिसिएशन लेस नहीं हुआ होगा? तो आप वापस उसको ऐड करोगे। ठीक है, ये क्लियर हुआ बेटा? चलो, अब इसमें एग्जांपल ऑफ नॉन कैश ट्रांजैक्शन समझो। सबसे पहले है डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स असेट। अ कंपनी चार्ज 50,000 एज डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। इससे आपका प्रॉफिट कम हो गया, पर इससे कैश का कोई भी मोमेंट नहीं हुआ है, आउटफ्लो नहीं हुआ है, फिर भी प्रॉफिट कम कर दिया हमने। क्लियर हुआ बेटा? चलो, इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ये आपने पढ़ा है बेटा कि आप अगर
कैश ना देके शेयर इशू कर दो, तो क्या इसमें कैश का कोई इन्वॉल्वमेंट हुआ? कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर इनटू इक्विटी शेयर, आपने डिबेंचर को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर दिया, क्या इसमें कैश का कोई इन्वॉल्वमेंट हुआ? कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ठीक है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, आपने बिना बात ही प्रोविजन बना दिया, बिना बात मतलब प्रोविजन बनाया, उस प्रोविजन में आपने नेट प्रॉफिट से उठा के तो पैसा डाला होगा, तो नेट प्रॉफिट आपने प्रॉफिट कम कर दिया ना टेक्निकली, जबकि कोई इनफ्लो आउटफ्लो हुआ ही नहीं, फिर भी आप आपका प्रॉफिट कम शो कर रहे हो, ये भी वापस से एड बैक होगा बेटा, ओके। अमोर्टाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट का डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन उसे ही कहते हैं, ठीक है बेटा। अब इस पे इम्पैक्ट ऑन कैश फ्लो क्या होगा समझना। सिंस नॉन कैश ट्रांजैक्शन डू नॉट इन्वॉल्व कैश, दे आर नॉट रिकॉर्डेड इन कैश फ्लो स्टेटमेंट, हाउएवर एडजस्टमेंट फॉर सम ऑफ दीज, इसमें से कुछ चीजों की एडजस्टमेंट आपको पास करनी पड़ेगी, डेप्रिसिएशन, प्रोविजन, अमोर्टाइजेशन, ठीक है बेटा, क्योंकि ये आपने बिना बात लेस किया, जो लेस होना नहीं चाहिए था, तो ये आपकी एक्चुअल पोजीशन नहीं बता रहा, ऐड जैसे ही आप इसको ऐड करोगे तो फिर आपके कैश की एक्चुअल पोजीशन बता देगा, ठीक है। आर मेड व्हाइल प्रिपेयरिंग द स्टेटमेंट ऑफ यूजिंग इनडायरेक्ट मेथड। चलो अब कैश फ्लो के ऑब्जेक्टिव्स को थोड़ा समझते हैं बेटा, क्यों बनाया जाता है, ठीक है। A cash flow statement is prepared to analyze the moment of cash and cash equivalent in a business। अपन ने पहले ही पढ़ा था बेटा कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्यों बनाया जाता है, ताकि हम हमारे कैश के मोमेंट को ट्रैक कर सकें कि कैश और कैश इक्विवेलेंट कहाँ लग रहे हैं, कहाँ से हमारे पास कैश आ रहा है, कहाँ से कैश जा रहा है, उसके मोमेंट को हम ट्रैक कर सकें, ठीक है बेटा। और साल भर में ये मोमेंट कैसे चला हमें पता चले। टू शो कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो, सबसे पहला तो, ठीक है बेटा। हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग सोर्स फ्रॉम विच कैश इज जनरेटेड एंड वेयर इट इज स्पेंट, हम कैश कहाँ से बना रहे हैं और कैश कहाँ दे रहे हैं हमें पता होना चाहिए, तो ये यहाँ से पता चलेगा। सेकंड है टू असेस लिक्विडिटी एंड सॉल्वेंसी। बेटा एक बात बताओ, अगर आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट एक पॉजिटिव चीज़ दिखा रहा है कि नहीं आपके पास कैश पड़ा है, तो क्या ये अच्छी चीज़ है या नहीं है? ये अच्छी चीज़ है। या आपकी लिक्विडिटी को दिखाता है और आपकी सॉल्वेंसी मतलब कि क्या आप एट प्रेजेंट आपके शॉर्ट टर्म डेब्ट्स या छोटे मोटे डेब्ट्स का पेमेंट क्या आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे हैंड टू हैंड, ठीक है, वो दिखाता है। टू हेल्प इन डिसीजन मेकिंग में कैसे हेल्प करता है बेटा, मुझे एक बात बताना, अगर आपका ऑपरेशन और जो अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है उसमें कैश नेगेटिव चला जाए, ठीक है, तो क्या ये आपके लिए एक तरह का लॉस है या नहीं है ना? ओके। थर्ड पॉइंट एक बार वापस से समझते हैं। टू हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, बेटा समझना है डिसीजन मेकिंग में कैसे मदद करेगा। अगर ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कैश नेगेटिव जा रहा है विच मीन्स हम लॉस में हैं, हम हमारे मेन बिजनेस में ही लॉस में हैं कि हमारा कैश ही नेगेटिव जा रहा है, समझ लो। फाइनेंसिंग अगर हमारा नेगेटिव है विच मीन्स कि हमने लोन बहुत ले रखा है। अगर हमारा इन्वेस्टमेंट नेगेटिव है विच मीन्स हमने इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर रखा है। तो टेक्निकली अगर आप कैश फ्लो स्टेटमेंट उठा के देखते हो ना, तो मोटा मोटी भी देखोगे ना, एंड का फिगर भी, तो भी आपको बहुत जल्दी आइडिया पड़ जाएगा कि कैश एक्चुअली लग कहाँ रहा है, ज़्यादा इनफ्लो कहाँ है, ज़्यादा आउटफ्लो कहाँ है। जब आप डिटेल में पढ़ोगे तो आपको रियलाइज उस डिटेल पूरे के पूरे स्टेटमेंट में आपको दिखेगा कि एक्चुअली कैश का जो कैश का फ्लो है वो किस डायरेक्शन में है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट देखो बेटा, टू एनालाइज ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है। टू इवेल्युएट कैश जनरेटिंग एबिलिटी, ये हमें ये भी दिखाता है कि क्या हमारी कैश भी हम जनरेट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। आप लास्ट ईयर के कैश फ्लो को करंट ईयर के कैश फ्लो से मिलाओगे तो आपको पता चलेगा कि आपने कैश जनरेट किया है या नहीं किया है, ठीक है। सेपरेट कैश, देखो बेटा इधर फोर्थ पॉइंट में, सेपरेट कैश ट्रांजेक्शन्स इनटू दीज थ्री एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड बिजनेस परफॉर्मेंस। हमें बिजनेस के परफॉर्मेंस के बारे में पता चलता है इन तीन ट्रांजेक्शन से, समझ में आ रहा है? चलो, टू इवेल्युएट कैश जनरेटिंग एबिलिटी, असिस्ट इन्वेस्टर एंड स्टेक होल्डर्स इन एनालाइजिंग वेदर द बिजनेस कैन जनरेट सफिशिएंट कैश फ्रॉम ऑपरेशन। जब भी अगर आप जब भी जैसे मान लो आप कहीं इन्वेस्ट करने वाले हो,
ठीक है। तो क्या आप उस कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, पीएनएल सब देखेंगे, तभी तो हमें पता चलेगा कि वो कंपनी इन्वेस्टमेंट करने लायक है या नहीं है। तो उस कैश फ्लो स्टेटमेंट से स्टेक होल्डर्स को पता चलता है कि क्या हम कैश सही से सफिशिएंटली जनरेट कर भी पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तभी तो अगला इन्वेस्टमेंट करेगा ना, अदरवाइज क्यों इन्वेस्टमेंट करेगा। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट इसलिए भी जरूरी होता है। टू आइडेंटिफाई नॉन कैश ट्रांजेक्शन, ऑब्वियसली इससे हमें नॉन कैश ट्रांजेक्शन का भी पता लगता है बेटा, ठीक है। Ensure clarity by excluding non-cash transaction, ठीक है, लाइक डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फ्रॉम कैश फ्लो एनालिसिस, आप ये सारी चीजें हटा दोगे उसमें से, ठीक है। 7th पॉइंट देखो बेटा, टू कॉम्प्लीमेंट द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को कॉम्प्लीमेंट देता है। कॉम्प्लीमेंट मतलब उसके साथ आता है, ये उसके साथ आप दिखाते हो कि हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट ये है, ठीक है बेटा। चलो अब एक बार के लिए इसको पूरा एक बार गो थ्रू करो, फिर इसको अपन आगे की तरफ लेके चलते हैं। अब अपन पढ़ेंगे बेटा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है। तो जब तक के लिए एक बार प्लीज इसके जितने भी हमने जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट पढ़ा है ना उसको पढ़ो, ठीक है।